चलो चैप्टर 4 अभी हम पास कम से कम पेपर तो है ना कहाँ पर छाप रही है या फिर आराम हमारा प्यारा How was the Meherwani system different from permanent settlement? So, how was the Meherwani system different from permanent settlement? Next question देखिए. Question number 4. So, there is difference between Meherwani system. एक difference बताओ बेटा. जो अभी रैयान को आप बता रहे थे वही डिफरेंस बताओ. महलवारी हाँ एंड परमानेंट हाँ सर महलवारी सिस्टम के अंदर क्या होता है सर, जैसे कि रोजगार परमानेंट सेटलमेंट है सर, इसके अंदर सर टैक्स फिक्स हो जाता था सर, और बड़े बड़े जमींदार हो गए और छोटे राजा हो गए, इनको ना जमींदार बनाया 10,000 रुपये इन्हें जमींदार बनाते थे. और फिर इन्हें बोलते थे कि आपको ना एक जैसे आपको जो भी रेवेन्यू आएगा उसमें से आपको इतना पार्ट हमें देना है. महलवारी सिस्टम में क्या है सर इसके अंदर से टैक्स फिक्स नहीं होता था, और इसके अंदर से जो वो आयुषी, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? वार मंगी रहे सर. बोलो, आप बताइए. सर जो परमानेंट सेटलमेंट था सर उसमें जो टैक्सेस होते थे वो चेंज नहीं होते थे, वो परमानेंटली रहते थे. और सर जो महलवारी सेटलमेंट होता था सर उसमें मतलब लैंड के बेसिस पे टैक्स लिए जाते थे. क्या वो रिवाइज हो सकते थे सर मतलब महलवारी सिस्टम? नो सर. चलो लेट अस सी. So under the permanent settlement, revenue rate was fixed permanently and cannot be increased. तो पहला डिफरेंस क्या है? So difference between महलवारी सिस्टम, महल कहते हैं विलेजेस को, और हर विलेज के लिए अलग अलग टैक्स निर्धारित किए गए थे क्योंकि कोई विलेज छोटा था और कोई विलेज बड़ा था. सो महलवारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट.
तो पहला है अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, अंडर द परमानेंट settlement, the revenue rate was fixed permanently. Revenue rate was fixed permanently. And cannot be increased. Cannot be increased. While in Meherwari system, it was decided that the rate of revenue is revised periodically. While, जैसा कि आराम ने बताया, in Meherwari system, revenue was, जो revenue rate है कितना देना है, is revised periodically. Could be revised. उसे रिवाइज किया जाता था हर 6 महीने में, periodically. दूसरी बात, जमींदार कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम प्रेजेंट इन परमानेंट सेटलमेंट. क्यों? क्योंकि जमींदारों को ही बना दिया गया था, उनको ज़मीन दे दी गई थी, उनको लैंडलॉर्ड्स बना दिया गया था, बोला तो तुम्हें करना है. सो जमींदार कलेक्टेड द रेवेन्यू इन परमानेंट सेटलमेंट फ्रॉम peasants in permanent settlement. And gave और a fixed part, जैसे कि 10/11 का हम लोगों ने बताया था कि नहीं, तो a fixed part to company, बाकी 1/11 खुद रख लेते थे, पार्ट टू कंपनी. जबकि महलवारी सिस्टम में ये काम विलेज हेडमैन यानी सरपंच या मुखिया के द्वारा किया जाता था. वाइल इन महलवारी सिस्टम tax या revenue was collected by village headman. क्वेश्चन नंबर 5. सर आप एक बार सेकंड पॉइंट फिर से सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जमीन उनकी होती थी जमींदार की, तो लोग उनसे रेंट पे लेते थे. वो सारी जमीन, वो लैंड लॉर्ड है, भूस्वामी, तो उनको रेंट देना पड़ेगा. भाई हमको इतना 2 बीघा जमीन दे दो, इतना पैसा देंगे. तो वो देगा 1 बीघे का इतना रेट है 1 साल में, वो साल या 2 साल में देता था. जबकि दूसरी जगहों पर जहाँ रेवत वाली सिस्टम में है, वहाँ पर या जिनका खुद का काम है, तो वहाँ विलेज हेडमैन सबसे कलेक्ट कर लेता था. जबकि जमींदार की तो खुद की ज़मीन होती थी, तो वो सबसे क्या करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था और साथ में 10/11 देता था. और इस सिस्टम में कौन कलेक्ट करता था? सरपंच या मुखिया. ज़मीन उनकी खुद की होती थी, जैसे समझो रेवत वाली सिस्टम, ऐसा कुछ हो, वही है महल वाली सिस्टम. समझ में आई बात? Give two problem that arose with the new Monroe system of fixing revenue. तो Monroe system क्या है रेवेन्यू फिक्स करने का? नाउ मयंक, Monroe system में क्या था? अच्छा, Monroe system में डायरेक्ट फार्मर से टैक्स लिया जाता था. और परमानेंट सेटलमेंट किसने बनाया था? सर कौन चार्ल्स
वालिस ने, और मुनरो सिस्टम में सर अलेक्जेंडर रीड और किसने बनाया था? मुनरो। लोगों ने क्या किया था? जमीन की नाप जोख की थी, उसके बेसिस पर किया था, मेजरमेंट ऑफ लैंड किया था। और फिर मुनरो सिस्टम में क्या था? मतलब टैक्स कलेक्ट करने का क्या सुविधा थी? सर डायरेक्ट फार्मर से टैक्स लेते थे। डायरेक्ट फार्मर से लेते थे। लेट अस चेक इट फर्स्ट। मुनरो सिस्टम में वो लोग क्या करते थे? सो मुनरो सिस्टम में इसमें किया है कि तो रियोदवारी होते थे, फेल्ट दैट हैड टू बी केयरफुली सेपरेटेड। उन्होंने सर्वे किया और ठीक है, और वो फार्मर से ही लेते थे। तो इसमें पूछा गया है कि मुनरो सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुई वाइल फिक्सिंग रेवेन्यू, क्योंकि ऐसा करने पर किसान वो हाई टैक्स था दे नहीं पाए और अपने भागने लग गए थे, रियोत सर। जो रियोत से वो अपनी ज़मीन छोड़ कर ही भागने लग गए और उनके खेत अबेंडेंड रह गए, बहुत समय तक अनकल्टिवेटेड रह गए। तो वो लोग जब सर अबंडेंट मतलब अनकल्टिवेटेड, वो खाली रह गए। जैसे कोई घर अबेंडेंड है यानी वहाँ कोई नहीं रहता, तो ऐसे ठीक है। नाउ गिव टू प्रॉब्लम दैट अरोज विद न्यू मुनरो सिस्टम। सो आंसर्स प्रॉब्लम्स अरोज विद न्यू मुनरो सिस्टम। इसमें क्या हुआ? The Ryots were supposed to improve their land, but they did not. उन्होंने अपनी जमीन नहीं improve की। So Ryots were supposed to improve their land, but they did not। तो उससे क्या होगा? उन्होंने अपनी ज़मीन इम्प्रूव नहीं की, उनके पास इतना पैसा ही नहीं था, टैक्स देने के बाद घर का खर्चा ही निकलता था। सो इसकी वजह से क्या हो गया? सो क्वालिटी ऑफ लैंड क्या हो गई? बोलो, क्वालिटी ऑफ लैंड डिग्रेडेड। डिग्रेड का मतलब समझते हो? मतलब घटिया हो गई। द क्वालिटी ऑफ लैंड डिग्रेडेड, अनफर्टाइल हो गई थी लैंड। अनफर्टाइल हो गई, और इसकी वजह से जो फार्मर बिकेम पुअरर। भाई जब कुछ उसमें लगाओगे नहीं तो खेती भी कम होगी ना। सो जो फार्मर्स हैं या रियोट्स बिकेम पुअरर, और द क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स या जो भी उससे निकलता था मटेरियल वो भी गुड नहीं था। जो वो कल्टीवेट करते थे वो भी घटिया ही हो गया। वो से ना ज़्यादा से वो उसके ऊपर खर्चा नहीं कर पाता। आप खर्चा नहीं करते थे। द रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स्ड टू हाई रेवेन्यू, बट दे डिड नॉट डू सो। बट दे डिड नॉट डू सो, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। तो उससे क्या हुआ? सो क्वालिटी ऐसी हो गई। द रेवेन्यू वाज सो हाई दैट, सेंटेंस पूरा करो दिव्यांशी। द रेवेन्यू वाज सो हाई दैट, सेंटेंस तो बना ही सकती हो ये तो। बोलो बेटा रिया। Then the farmers can't pay taxes and the land will be for unfertile. एंड दे वो क्या होगा? They Left their land. So revenue fixed by official, revenue fixed by official was so high that farmer could not pay it. उसे पे नहीं कर सके, और क्या हो गया? लेफ्ट देयर लैंड। सर फर्स्ट पॉइंट फिर से बताऊंगा। लेफ्ट
देयर लैंड। उन्होंने सोचा उनको अच्छी इंडिगो मिलेगी, बढ़िया खेती मिलेगी, मतलब उन्होंने अगर लैंड में बहुत सारा सामान डाला जाए तो क्या होगा कि वो चीज़ अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये नील है इंडिगो, इसका हमारे पास ड्राई पाउडर भी लोगों ने देखा होगा ना, नील होता नहीं है तो ड्राई पाउडर भी होता है इसका। सर ये तो पूरा ये पानी, सर पानी में डालते पूरा पानी नीला पूरा कर देते नीला नीला हो जाता है, यही चीज़ है। तो यही इंडिगो है। सर इससे कपड़े पूरे वाइट हो जाते हैं ना। थोड़ा सा डालना पड़ता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि दे लेफ्ट देयर लैंड एंड द लैंड रिमेन अनफर्टाइल। अब पहले केस में क्या हो गया कि जो उन्होंने सामान उगाया वो इतनी घटिया क्वालिटी का था, जब जमीन में कुछ डालोगे नहीं तो क्या आम अमरूद या कुछ भी अच्छे उगेंगे या कोई उन्होंने ग्रेन। खर्चा नहीं किया था तो उनका क्वालिटी अच्छी नहीं आई। क्वालिटी अच्छी नहीं आई तो वो फिर क्या ब्रिटिश में या वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, प्रोडक्ट अच्छे नहीं आए। प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं आए। सो एंड दे लेफ्ट देयर लैंड विच रिमेन अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड का मतलब है जिसमें फसल ही न उगाई जा सके। अनकल्टिवेटेड फॉर मैनी ईयर्स, तो वो ऐसे ही रहेंगे। इससे क्या हुआ, दिस लेड लॉस ऑफ रेवेन्यू टू ब्रिटिश। रियोत्स का मतलब है जिनकी खुद की जमीन है तो उनको जमीन के होल्डर्स को ही रियोत कहते हैं, ठीक है। इस सिस्टम का ना तो फार्मर की अपनी खुद की जमीन होती है। फार्मर है तो फार्मर ही रियोत है। यहाँ पे जो फार्मर अगर हम कह रहे हैं तो फार्मर है तो रियोत है। और इससे क्या हुआ बताइए, सो द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ कंपनी हैज गॉन डाउन। तो चली कम हो गई जब बंद हो गई। फिर वो और फिर डाउन हो रही थी। अगर अच्छा कमाने आए तो और ज़्यादा फिर उन्होंने कहा सो रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ कंपनी had gone down। तो इस वजह से देखो दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट का पहला पॉइंट बताओ। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, टैक्स कलेक्शन, और महलवारी में क्या था, कौन करता था ये तो बताओ। उसमें विलेज हेडमेंट करता था महलवारी में, और परमानेंट सेटलमेंट में कौन करता था, जमींदार। एक पॉइंट लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? अच्छा, और एक बताओ परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जमींदार कलेक्ट द टैक्स एंड ए पार्ट ऑफ इट दैट इज 10/11 इज गिवन टू कंपनी। एंड और क्या होगा, 1/11 ही इज कीपिंग दिस होल्डिंग। और इसमें क्या है, एक और पॉइंट है कि परमानेंट सेटलमेंट टैक्स कुड नॉट बी रिवाइज्ड पीरियडिकली, इट इज फिक्स्ड। वो तो हो गया ऊपर सर, वो हो गया ना सर। टैक्स वाज रिवाइज्ड पीरियडिकली। और दूसरा पॉइंट क्या है, सेटलमेंट में कौन टैक्स कलेक्ट करता था और इसमें कौन करता था, वो लोग। अच्छा, अब ये आप बताइए कि कंपनी वाई द कंपनी मोनो सिस्टम में लॉस में कब चली गई? क्योंकि सर वो जो सारे सामान जो है वो हाई टैक्स पुलिस से ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट और फिर आपको परमिशन दे आर नॉट पुट एनी फर्टिलाइजर और इनपुट टू फार्म, लैंड उन्होंने कुछ इनपुट नहीं किया। दे हैव डन नथिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड, सो द लैंड वाज डिग्रेडेड एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस वाज आल्सो नॉट गुड। तो दोनों तरीके से इसका लॉस हुआ। और सेकंड पॉइंट क्या था, मोनरो सिस्टम। company take a high price of revenue which our farmers were not able to pay and they left the land, so the land became uncultivated for many years. This is the loss of the fish. ये बताओ कि पर ये जो महलवारी सिस्टम आया, एक महलवारी सिस्टम आया, ठीक है, ऐसे रियोत में रियोतवारी सिस्टम आया, उससे पहले परमानेंट सेटलमेंट भी आए, फिर मोनरो सिस्टम भी आए। 4 सिस्टम आए। कौन कौन से 4 सिस्टम आए? सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट,
फिर उसके बाद रियोतवारी और महलवारी नॉर्थ में आया और रियोतवारी साउथ में आया और फिर मुंडो सिस्टम आया। तो परमानेंट सेटलमेंट क्यों फेल हो गया? उसके अंदर फिक्स प्राइसेस थी, तो इस कारण है ना वो लोग पे नहीं कर पाते अगर कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं होता। नहीं सर, कंपनी को तो इस कारण कंपनी को लॉस भी तो होता कई बार जमींदार एक्स्ट्रा पैसा होता था, जब अच्छी फसल होती थी तो खुद रख लेते थे, और नहीं तो अगर सेफ्टी जब नहीं होती थी फसल तो क्विट कर देते थे जमींदारी सर हमारे उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ फ्रैक्शन में नहीं होता था, वो प्रॉपर जैसे कि होता है ना वही अमाउंट होता ये कहना ये मतलब बाइजू और सब जगहों से दिया गया है जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें ये फ्रैक्शन सिस्टम जो है ये दिया होगा। अगर हम नेट पे देखेंगे तो अभी हम नेट पे भी दिखा देंगे कि वो चीज़ होती होगी। अभी चेक करो, इधर बुक में नहीं लिखा होगा, आपकी बुक में नहीं लिखा होगा, लेकिन जो क्या है कि बड़ी डिफरेंस बुक्स हैं तो उससे लिखा गया, जिससे कि हम एक बेटर आइडिया में पहुंच जाएं कि दोनों को फ़ायदा है। इससे आपको ही पता चल रहा है ना कि जमींदार को भी फ़ायदा है। वो A1 टन मतलब 1/11 के चक्कर में इस लालच में फंसेगा, तो आपको 4th और 5th क्वेश्चन करना है। कौन सा वो यही होगा। हाँ चल जाएगा, अपनी भाषा में इसको पूरा लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why were Rioth reluctant to grow indigo? जो रियोत से जिनकी खुद की खेती थी, जो टीपू सुल्तान से जीती हुई जमीन थी, उसमें रियोत थे कि नहीं, वो इंडिगो उगाना क्यों नहीं चाहते थे? रिलक्टेंट का मतलब है उनके मन में कुछ उगाने का उत्साह नहीं था। बोलो। क्योंकि सर वो एक बार उगने के बाद से उसमें कोई और चीज़ नहीं तो वो डीप टूटती तो अंदर इनफर्टाइल हो जाती थी। चलो सो और इंडिको का जब पानी में 1 मिनट ज़्यादा था वो फिर मछलियों को मार दिया। सो 6th क्वेश्चन देखें कि रियोट्स पर रिलक्टेंट यानी उत्साह नहीं था, उत्साह ना होना, रिलक्टेंट का मतलब रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो एज, क्यों नहीं उगाना चाहते थे? द प्लांटर जनरली फोर्स द रियोट टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एज प्लांटर्स हैव टू, उन्हें हैड टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, जनरली फोर्स, हाँ तो प्लांटर्स फोर्स्ड रियोट्स, उन्होंने क्या किया? फोर्स्ड रियोट्स, बात नहीं करो, टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। प्लांटर्स ने रियोट्स को सुन लीजिए, उस वहाँ से बात करने से क्या होगा, वहाँ से आप उधर बात करो, कितने लोग डिस्टर्ब होंगे, बीच का लोग जो है। सो दैट इज प्लांटर्स फोर्स रियोट्स, उन्होंने कहा अगर जिसे इंडिगो गानी है तो उनसे साइन करवाया जाता था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्लांटर्स तो अंग्रेज लोग थे ना। सो कैश एडवांस वाज गिवन, सो कैश एडवांस वाज गिवन ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था? ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड, और क्या होता था कि एंड जो कल्टीवेटर्स थे या रियोट्स हैव टू ग्रो इंडिगो एट लीस्ट 25% ऑफ द लैंड, उनकी जो खुद की लैंड थी 25% पे तो उन्हें इंडिगो उगाना ही पड़ता था। एंड
जो भी रियोट्स थे, 75% रियोट्स had to cultivate indigo in 25% or more part of their land. तो उसमें क्या करना पड़ता था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इतनी जमीन पे तो उन्हें ऐसा करना ही पड़ता था। और फिर when cultivation was complete, then the same is handed over to, वो किसको देना पड़ता था, प्लांटर्स को, and they get next advance। कि सर आप ये पैसे लेके अगले फिर हाँ, when cultivation, उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। हार्वेस्टिंग जानते हो, कटाई। when harvesting was done, the same indigo produced, जो इंडिगो है plants, so same indigo produce is handed over to planters। तो वो 25% में जो उगाया वो उनको दे दो, and they get the next advance, and they get advance for next cycle। मतलब जो एडवांस मिलेगा वो अगली साइकिल के लिए होगा। they get advance for next cycle। It is very difficult to come out from this cycle, क्योंकि जब तुम जाओगे उनको खेती हुआ करोगे और फिर पैसा नहीं लेके आओगे, पूछेंगे क्यों नहीं ले जा रहे हो, मारो इसको। जो एक बार उनके चक्कर में फंस गया और तुम सोचो नहीं अब हम नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं जाने देंगे तुमको, वो मार मार के भेजेंगे। क्यों नहीं ले रहे हो पैसा, पैसा लो उड़ाओ। So it was very difficult to come out from this cycle। From this cycle, तो इसलिए भी वो जरूरी वो नहीं करना चाहते थे। Now चौथा, they have to grow indigo on best of their soil। जो सबसे अच्छी जमीन है उस पर उगाना पड़ता था। क्यों सर? क्योंकि इंडिगो अच्छी जमीन पे, फर्टाइल जमीन पे उगता है। तो वहाँ से इसीलिए वो लोग बिहार चले आए थे कि जब बंगाल में ऐसा बोला था महारानी विक्टोरिया ने कि आप ज़्यादा कर रहे, तो बिहार चले आए। उनसे भी बोला था बंगाल के सॉइल तो बहुत अच्छी होती है सर। अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पर जो सिस्टम आया बाद में जब इंक्वायरी बैठी तो उन्होंने प्लांटर्स को दोषी पाया, क्योंकि अभी 57 का राइट्स हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि एक नया राइट्स हो नील की खेती के लिए, तो उन्होंने वो डर गए थे ब्रिटिशर्स। तो वो उन्होंने बोला नहीं, प्लांटर्स ज़्यादा हार्श हैं। हाँ क्या, हाँ ये ना, तो वाइन हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन तो पूरा हार्वेस्टिंग करो, ठीक है ना। अब जरा देखो कि दे हैव टू ग्रो इंडिगो इन द बेस्ट सॉइल of their land, but they want to grow rice in that soil। Because rice has वो चाहते थे कि अच्छी जमीन राइस के लिए भी उपयोगी है, राइस में ज़्यादा मार्जिन है, तो वो घटिया में सोचते थे इंडिगो उगाने, अच्छी जमीन पे राइस उगाएं। लेकिन जो प्लांटर्स है, इंडिगो के लिए तो फर्टाइल चाहिए ना, फर्टाइल चाहिए, तो इसलिए उनको उस पर उगाना पड़ता था। वो वे नहीं चाहते थे, वो एक राइस के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा थी, तो वो राइस, तो फार्मर्स वांट to grow rice in best part of their field, but
planters force them to grow indigo in that. अच्छा, ये 4 पॉइंट है जिसमें एक पॉइंट बताओ, उधर मत देखो। चार में से देखने बताओ। After signing the contract, but given the planters, this was given to them that they have to plant indigo on at least 25% of their land or in more parts. सही है, बताओ ध्यान। बोलो। Planters force railroads to sign a contract. Cash in advance have to pay 25% or more than 25%. Harvesting. इस सेंटेंस को ठीक करो। Says farmers want to grow rice in good field and indigo in a bad field, but the British forced them to. This means there is a pasture grow the rice in bad field and indigo. This nation cannot make. एक वो पॉइंट बताओ। सर ब्रिटिश और प्लांटर तो एक ही थे ना। मतलब प्लांटर्स कंपनी के हैं, आप ये समझ सकते हो वो सब ब्रिटिशर्स हैं। तो ब्रिटिश उन्होंने मना किया था उसको। थर्ड पॉइंट सुनना है, पलक सुनाओ। थर्ड पॉइंट When harvesting was done, the farmers with the planters undergo to the planters and the owner paid the next advance for the next cycle. It is difficult to get out On the cycle. देखो 7th क्वेश्चन देखो। Now सर इसका एक और भी हो सकता है और बोलो। सर कि वो जब सर इंडिगो का पानी जब वो रिवर में छोड़ा था तो सर दूर के जो और भी गाँव होते थे वही पानी लेके जाए प्लांट्स पे डालते थे या खुद पी लेते उनका जो सर वो प्लांट में जा करते थे और उनके डेथ का भी हो सकता है। डेथ हो सकता था, पानी अच्छा नहीं होता था, ये इसमें लिखा नहीं है बट ये हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज लिखी नहीं है बट ये आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ अब आपके लिए एक्टिविटी है। इफ यू वुड बी ए इंडिगो फार्मर, व्हाट यू वुड डू टू प्लांट इंडिगो? सर मैं वो ये प्लांट क्या? What were the circumstances which led to eventual collapse of indigo production in Bengal? ऐसी सुनो, इधर सीधे बैठो। What were the circumstances? ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि बंगाल में नील की खेती बंद हो गई या धाराशायी? राइस उगाने लग गए। नहीं सर, सर जब से ब्रिटिश ने सर उधर जाके देखा तब सर उन्हें एक चीज पता चला कि जो प्लांटर्स थे वो सर बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रहे थे फार्मर्स को। तो फिर सर इस वजह से सर उधर सर जो सर, ये भी मिट्टी नहीं- वहाँ की सर उन्होंने मना कर दिया था। सर ये भी हो सकता था कि वो सर इंडिगो प्लांटर्स सर प्लांट बहुत ही ज्यादा क्या सर इंडिगो फार्म न्यूट्रिएंट्स हो सकता है? तो वही हम देखें। आफ्टर वॉर ऑफ 1850 सुनिए क्वेश्चन नंबर 7। सो क्यों प्रोडक्शन इन बंगाल गो डाउन हो गया था? इंडिगो कल्टीवेटर्स इन बंगाल वर गिवन लोन, बट फॉर दैट दे हैव टू ग्रो इंडिगो एट लीस्ट 25% ऑफ देयर लैंड। तो साइकिल वाइज देखो, पहला पॉइंट है इंडिगो प्लांटर्स had given loan to farmers, but for that they have to plant, they have to cultivate indigo in at least 25% of their land
ऑफ देयर लैंड। और मोर देन दैट। हाँ, एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम तो इतना होना चाहिए। मतलब मिनिमम। हाँ, मिनिमम। सो द प्राइस गिवन टू रियोट्स, देख लो, जो उनको प्राइस दिया जाता था, प्राइस गिवन टू रियोट्स फॉर इंडिगो वाज वेरी लो। जैसे तुम 6,000 रुपए का तुम्हारे यहाँ चावल हो तुम्हारी खेती में, अब मैं तुमको कह दूं मयंक ये लो 2,000 रुपए पकड़ो, जो चावल होगा हमको दे जाना, तो बोलो ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है कि घाटे का? सर काटे का हम पहले ही दे रहे तुमको 2,000, तो तुम सोचो कि चलो 2,000 मिल रहा है, इससे अपने घर का खर्चा पूरा करो, लेकिन तुम अगर खेती के बाद बेचोगे तो 6,000 नहीं मिलेंगे। और मैं वही प्लांटर्स करते थे 2,000 दे देते थे, जबकि वो नील जो थी वो 6,000 में बिकती थी। तो द प्राइस गिवन टू रियोट्स फॉर इंडिगो वाज वेरी लो। सर फिर क्योंकि वो उनको पहले दे देते थे, फिर वो बाद में मार्केट देखते भी नहीं थे। आज फिर जैसे वो काट तुमको के बेचना ही नहीं है मार्केट में, उनको सर वहीं दे वो देना। मार्केट अब देखते ही नहीं थे, जब जाके वो दे देते थे तब देखते थे, तब उन्हें रियलाइज होता था कि कितना हाँ। हम लोग कितना बड़ा काटा सो दे हैव टू, और इतना लो था कि दे हैव टू टेक लोन्स टू रिपे द प्रीवियस लोन। सो दे इतना लो था, दे हैव टू टेक लोन टू टेक लोन फॉर एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस। एग्रीकल्चर में भी तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा, Yes, sir. ऐसे तो नहीं उगा दोगे। एंड टू रिपे दैट लोन दे हैव अगेन टू गो टू प्लांटर्स। तो फंस गए ना चक्कर में भाई। अगर तुमने 2,000 लिया और खेती नहीं हो पा रही है, तो तुम कहीं से 200-500 लोगे और खेती करोगे, फिर सोचोगे इसे चुकाना है, चलो फिर से 2,000 वहीं से उठा। तो फंस गए ना चक्कर में। तुमने तो थोड़ा इधर उधर से ले लिया, तो वो लोग दे देंगे अगल बगल वाले, वो कहेंगे अच्छा प्लांटर्स के अंदर में, हाँ लो लो लो, अगली बार तो जाओ भाई, हमको तो दे ही करो, तुमको मिल भी जाएगा लोन। सो दे हैव टू टेक लोन फॉर, किसके लिए? एग्रीकल्चर एक्सपेंस। कल्चरल एक्सपेंसेस टू रिपे दिस लोन। लोन दे had to go to planters again. Go to planters again. This was a trap. इस तरीके से वो चक्कर में फंस गए कि नहीं? Yes, sir. So this was a trap. सर फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? समझो इस बात को। The price given for indigo produce was very low. To meet agricultural expenses, they had to take loan from money lenders. दूसरे आसपास के गांव वालों से उन्हें पैसा लेना पड़ा थोड़ा बहुत, कि भाई हम हल खरीद लें, बैल खरीद लें, काम तो चले, उगाना तो है ही है। बट अब जिससे लोन लिया है उसको कैसे पे करोगे? जब तक नील की खेती हो गई तो फिर सोच रहे हो कि चलो उनको दें, वो तो 2,000 देगा, इनका पूरा कर दें। सर उनका सर जो प्रॉफिट आता था उसका प्रॉफिट उतना ही है कि बस तुम उगा सको। तुम्हारी 75% से जो तुम प्रॉफिट ले लो तो ले लो, 25% के लिए वो देते थे। सर 25% में जो प्रॉफिट देते थे वो तो खर्च हो जाता है। वो खर्च हो जाता था, साथ में तुम और इधर उधर से भी लोन लोगे तो, लेकिन वो तुम्हारे लिए परमानेंट लोन का साधन है ना। हर साल तुम वहाँ से 2,000 तो उठा सकते हो, तो तुम सोचते हो कि चलो इन सब लोन्स को वहीं से लेके चुकता कर देते। सर फर्स्ट पॉइंट समझा सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इंडिगो प्लांटर्स हैड गिवन लोन टू फार्मर, मतलब जो इंडिगो प्लांटर्स है वो क्या करते थे? सर प्लांटर्स उन्हें लोन देते थे हाँ, farmers को। प्लांटर्स हैड, ये लिख लो कि गेव लोन टू फार्मर्स, ठीक है। यूज्ड टू गिव, यूज्ड टू गिव का मतलब ये उनकी आदत थी, इन ए हैबिट। यूज्ड टू तो जानते हो, Yes, sir. यूज्ड टू गिव लोन टू फार्मर्स। उससे क्या होता था? For that they have, but there was in this there is a condition that they have to grow indigo in 25% of their land. So loan was given on that basis that you have to grow or cultivate indigo in at least 25% of your land. इस basis पे दिया जाता था, but this was too low.
to meet their expenses they have to take loan from other agencies. To pay their loans they have to again to go to indigo planters कि हमें भैया दे दो पैसा, हमें उनको चुकाना है. अब तीसरी बात देखो, चक्कर में फंस जाते थे। चक्कर में फंस जाते थे. Now they have to grow indigo in best of their soils. ये भी तो गलत बात थी. दोनों का आंसर एक ही है, तुम ये भी यहाँ लिख दोगे तो भी चल जाएगा. They have to grow indigo. Grow indigo in best of their soil, which becomes infertile after growing indigo. एक तो जमीन अच्छी थी और फिर उसके बाद क्या हो जाता था? बुरी Which बंजर हो जाती थी. Becomes after और फिर जितना भी फर्टिलाइजर डालते थे उधर रूट ही ले जाता था, वो तो उनका टाइम. indigo. Now these were the circumstances that led the farmers to stop indigo plantation. यही है ना, उसमें क्या पूछा गया है? Led to collapse. So the indigo plantation production in Bengal was collapsed. So indigo production in Bengal was collapsed. अब देखो इसका पहला पॉइंट आद्या बताओ, इसको बंद करो.